अब आइए हम बात करते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा हिपेटिक मैनिफेस्टेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। ठीक है, ये बात करते हैं। तो देखिए पता क्या चला कि हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस ये एक्स्ट्रा हिपेटिक मैनिफेस्टेशंस भी कॉज करेंगे, यानी लीवर के अलावा ये दूसरे ऑर्गन को भी अफेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे वही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेपेटाइटिस बी वायरस। तो देखिए हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है ये हेमेटोलॉजिकल एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन में एप्लास्टिक एनीमिया कॉज करता है। ठीक है, तो ये एप्लास्टिक एनीमिया कॉज करता है, जबकि हेपेटाइटिस सी वायरस देखिए क्या कॉज करता है, इसेंशियल मिक्स्ड क्रायोग्लोबिनीमिया। ठीक है, तो देखिए इसेंशियल मिक्स्ड क्रायोग्लोबिनीमिया कॉज करता है। और ये देखिए क्रायोग्लोबिनीमिया के टॉपिक में हम बता के आए हैं कि क्रायोग्लोबिनीमिया जो टाइप 2 और टाइप 3 होता है ना, ये हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होता है। ठीक है, तो टाइप 2 और टाइप 3 जो होता है ये हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होता है। और इसको हम देखिए सी से याद रखे थे कि सी जो होता है ये एसोसिएट होता है क्रायोग्लोबिनीमिया से। और यहाँ पे देखिए टाइप 1 जो होता है ये मोनोक्लोनल आईजीएम एंटीबॉडी से एसोसिएट होता है। ठीक है, तो टाइप 1 जो क्रायोग्लोबिनीमिया होता है ये मोनोक्लोनल आईजीएम एंटीबॉडी से एसोसिएट होता है। और ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यानी मोनोक्लोनल आईजीएम एंटीबॉडी ये हमको देखने को मिलती है वेल्डेस्ट्रॉन मैक्रोग्लोबिनीमिया में। ठीक है, तो ये टाइप 1 इससे एसोसिएट होता है, लेकिन टाइप 2 और टाइप 3 ये हमारा हेपेटाइटिस सी वायरस से एसोसिएट होता है। और इसीलिए यहाँ पे हम बता दें कि हमको याद रहे। और उसका भी देखिए हेपेटाइटिस सी वायरस में हमको यहाँ पे देखिए इंक्रीज रिस्क ऑफ बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। ठीक है, तो बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा का चांस हमको हेपेटाइटिस सी वायरस में ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मार्जिनल जोन लिम्फोमा वगैरह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा का ही हिस्सा है मार्जिनल जोन लिम्फोमा। और यहाँ पे देखिए हमको वेल्डेस्ड मैक्रोग्लोबिनिया भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज थी बता दिए। और यहाँ पे देखिए ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया है, यहाँ पे देखिए ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया है। और यहाँ पे देखिए एप्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस सी वायरस ये ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया कॉज करता है, जबकि हेपेटाइटिस बी वायरस ये प्लास्टिक एनीमिया कॉज करता है। और हम बता दिए कि यहाँ पे हमको इसेंशियल मिक्स क्रायोग्लोबिनीमिया देखने को मिलता है टाइप 2 और टाइप 3। ये हो गया हमारा हेपेटोलॉजिक मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो ये हेमेटोलॉजिक मैनिफेस्टेशन हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं रीनल मैनिफेस्टेशन। तो देखिए रीनल मैनिफेस्टेशन में क्या होता है कि यहाँ पे हमको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए हमको मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस दोनों देखने को मिलता है, लेकिन मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये ज्यादा देखने को मिलता है हेपेटाइटिस बी के केस में। और हेपेटाइटिस सी वायरस के केस में हमको मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये हमको ज्यादा हेपेटाइटिस सी वायरस में देखने को मिलती है। और यहाँ पे देखिए मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है ये भी दो टाइप की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएं कि मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में होता क्या है कि यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, इम्यून कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। और ये इम्यून कॉम्प्लेक्स देखिए यहाँ पे देखिए हमारी ग्लोमेरुलस है ना, ग्लोमेरुलर डिजीज है। तो ग्लोमेरुलर में देखिए ये इसी को जूम किया गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से देखिए ये एफरेंट आर्टेरियल है, ये एफरेंट आर्टेरियल है, इधर से देखिए ये आया। और यहाँ पे देखिए इसको जब जूम किया गया तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारी ये मेसेंजियल सेल्स है। और मेसेंजियल सेल के अलावा ये देखिए ये हमारी एंडोथेलियल सेल है कैपिलरी की। ठीक है, देखिए कैपिलरी की एंडोथेलियल सेल है। और ये देखिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और ये देखिए ये हमारी विसरल लेयर है, इसको हम पोडोसाइट बोलते हैं। ठीक है, तो विसरल लेयर पोडोसाइट है। और यहाँ पे देखिए ये एंडोथेलियम है ना, एंडोथेलियम के नीचे अगर डिपोजिशन देखने को मिलता है इसको बोलते हैं सब एंडोथेलियल डिपोजिशन। और सब एंडोथेलियल डिपोजिशन ये हमको देखने को मिलता है मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की। ठीक है, तो इम्यून कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन होता है यहाँ पे इसका डिपोजिशन हमको सब एंडोथेलियल यानी एंडोथेलियम के नीचे देखने को मिलता है। इसी को बोलते हैं टाइप 1 मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जबकि हम टाइप 2 की बात करें ना, टाइप 2 मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में यहाँ पे देखिए ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना इसके अंदर हमको यहाँ पे डिपोजिशन देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं इंट्रा मेम्ब्रेनस डिपोजिशन। ठीक है, तो ये टाइप 2 मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये हेपेटाइटिस सी वायरस से नहीं एसोसिएट होती है। ठीक है, तो ये हेपेटाइटिस सी वायरस से नहीं एसोसिएट होती है। टाइप 1 मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है ये हमारी हेपेटाइटिस सी वायरस से एसोसिएट होती है। और यहाँ पे हमको सब एंडोथेलियल डिपोजिशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो सब एंडोथेलियल डिपोजिशन देखने को मिलेगा। और इन्हें बहुत ज्यादा ही हमको देखने को मिलती है हेपेटाइटिस सी में। हेपेटाइटिस बी में बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है, तो कहीं कहीं आप देखेंगे तो हेपेटाइटिस बी में इसका नाम भी नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ पे इतना कंफ्यूज नहीं होना। मोस्टली हमको ये देखने को मिलती है हेपेटाइटिस सी वायरस में मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे याद रखना है कि मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये हमको देखने को मिलती है हेपेटाइटिस सी वायरस के इन्फेक्शन में। और यहाँ पे देखिए इसके एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट चीज हम बता दें कि यहाँ पे हमको देखिए ट्राम ट्रैक अपीयरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जिसको हम एमपीजीएन बोलते हैं इसमें हमको ट्राम ट्रैक अपीयरेंस देखने को मिलता है लाइट माइक्रोस्कोपी पे जब इसको हम एचएनई या परसिस्टेंट करते हैं। ठीक है, तो परसिस्टेंट या एचएनई स्टेन पे हमको यहाँ पे ट्राम ट्रैक अपीयरेंस देखने को मिलता है। देखिए ट्राम ट्रैक अपीयरेंस देखने को मिलेगा, इसी को बोलते हैं मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो ये चीज होगी। तो हम बात कर लिए यहाँ पे रीनल मैनिफेस्टेशन की। अब रीनल मैनिफेस्टेशन के बाद हम बात करते हैं वेस्कुलर मैनिफेस्टेशन की। ठीक है, देखिए अब वेस्कुलर मैनिफेस्टेशन में हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे देखिए हमको हेपेटाइटिस बी वायरस में पॉलीआर्थराइटिस नोडोजा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पॉलीआर्थराइटिस नोडोजा हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हम देखिए वेस्कुलाइटिस के टॉपिक में बात की है। ठीक है, तो पॉलीआर्थराइटिस नोडोजा ये देखिए मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस है और ये हमको देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए हमको 30:1 हमको ये
फिनोमिनन देखने को मिलता है। 30:1 क्या है कि अगर हमको पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा देखने को मिल रहा है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है, यानी 30% चांस ऐसा होता है कि ये जो होता है हेपेटाइटिस बी वायरस के इन्फेक्शन की वजह से हुआ हो। ठीक है, इसी वजह से पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा में हम हेपेटाइटिस बी वायरस सरफेस एंटीजन को चेक करते हैं। ठीक है, तो पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा में ये 30% एसोसिएट होता है, लेकिन अगर हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है ना, तो सिर्फ 1% चांस होता है कि ये पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा कॉज करे। इसी को हम 30:1 बोलते हैं। ठीक है, तो 30:1 ये हो गया। और जबकि हम बात करें यहाँ हेपेटाइटिस सी वायरस में, देखिए हमको यहाँ पे ल्यूकोप्लास्टिक वेस्कुलाइटिस, यानी हमको यहाँ पे देखिए वेस्कुलाइटिस सिमिलर टू क्रायोग्लोबिनीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए क्रायोग्लोबिनिया देखने को मिला, तो क्रायोग्लोबिनिया से सिमिलर हमको वेस्कुलाइटिस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए ये हमारी जो होती है क्रायोग्लोबिनिया, ये स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस है। देखिए हमको यहाँ पे स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस टाइप की चीजें देखने को मिल रही है, जबकि हमारे हेपेटाइटिस बी में देखिए हमको मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस यानी पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा लाइक चीज देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वेस्कुलर मैनिफेस्टेशंस। और उसका फिर हम बात करते हैं डर्मेटोलॉजिक मैनिफेस्टेशन। ठीक है, एक्स्ट्रा हेपेटिक मैनिफेस्टेशन। तो यहाँ पे देखिए हेपेटाइटिस बी वायरस में डर्मेटोलॉजी के एस्पेक्ट से इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। हेपेटाइटिस सी में हमको देखिए यहाँ पे स्पोरेडिक प्रोफाइलिया क्यूटिनिया टर्डा, ठीक है, प्रोफाइलिया क्यूटिनिया टर्डा हमको देखने को मिलता है, और लीचन प्लेनस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो लाइकन प्लेनस और पोरफायरिया क्यूटिनिया टर्डा ये सब देखने को मिलता है। और एंडोक्राइन मैनिफेस्टेशन देखिए ये भी हमको हेपेटाइटिस बी में बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिलता है। और सी में देखिए हमको यहाँ पे इंक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस का यहाँ पे रिस्क ज्यादा देखने को मिलता है। और ऑटो इम्यून हाइपोथायराइडिज्म भी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आज बात कर लिए कि एक्स्ट्रा हेपेटिक मैनिफेस्टेशंस ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी क्या होता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा हेपेटिक मैनिफेस्टेशन हेपेटाइटिस बी और सी दोनों हम आपको यहाँ पे क्लियर करके बता दिए। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है, देखिए हमको हेपेटाइटिस सी वायरस में हमको यहाँ पे क्रायोग्लोबिनीमिया देखने को मिलता है। और इसी वजह से जो वेसल मैनिफेस्टेशन होंगे ये क्रायोग्लोबिनीमिया यानी स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस टाइप चीजें होंगे, जबकि हमारे यहाँ पे हेपेटाइटिस बी में पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा से एसोसिएट होता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पता है कि यहाँ पे हमको सब एंडोथेलियल डिपोजिशन देखने को मिलता है इम्यून कॉम्प्लेक्स का, वो भी टाइप 1 में। ठीक है, टाइप 1 में। टाइप 2 में हमको इंट्रामेम्ब्रेनस डिपोजिशन देखने को मिलता है, जो कि हेपेटाइटिस सी वायरस से एसोसिएट नहीं होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस सी वायरस से एसोसिएट जो होता है वो टाइप 1 होता है। और यहाँ पे हमको सब एंडोथेलियल डिपोजिशन देखने को मिलता है मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। और यहाँ पे हम 30:1 का रूल जो था वो हम आपको बता दिए। और यहाँ पे हम लोग क्रायोग्लोबिनीमिया बताएं, यहाँ पे भी हम बता दिए कि टाइप 2 और टाइप 3 जो होता है ये एसोसिएट होता है हेपेटाइटिस सी वायरस से। और सी से याद रखेंगे सी और क्रायोग्लोबिनीमिया। और टाइप 1 जो होता है ये आईजीएम मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन से एसोसिएट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये एक्स्ट्रा हेपेटिक मैनिफेस्टेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो अब आइए हम बात करते हैं हेपेटाइटिस सीरोलॉजिक मार्कर्स की।